हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एमएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने यूनिट फर्स्ट को डिस्कस किया था। क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए इसे हम 5 पार्ट में बना रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हो चुकी थी, आज हम सेकेंड यूनिट डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सेकेंड यूनिट में जो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछा गया था वो था एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमें पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसमें हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। 1s ऑर्बिटल में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में जाते हैं 2 और बचे हुए 2 जाएंगे 2p में। पर यहाँ पर बात हो रही है एक्साइटेड स्टेट की। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन थे वो ऐसे फिल होंगे। सबसे पहला जो ऑर्बिटल है 1s, इसमें जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और जो 2s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में कहाँ चला जाएगा, 2p ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2s1 और यहाँ पर हो जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन के आ जाने से 2p3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1s2, 2s1 एंड 2p3। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट सेकंड से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस आए थे। इनमें से कोई एक आपको सॉल्व करना था, तो इन्हें बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊर्जा स्तर को लिखिए। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल लेके चलते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का हमें पता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के प्रत्येक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः O2 मॉलिक्यूल में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे, देखिए, एक ऑक्सीजन में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम यहाँ पर O2 की बात कर रहे हैं तो 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। फिर आगे ये कह रहे हैं कि O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निम्न प्रकार से होगा। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जाएंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz में 2 जाएंगे। उसके बाद पाई 2px में 2 जाएंगे, पाई 2py में 2 जाएंगे। इसके बाद पाई स्टार 2px में 1 जाएगा। उसके बाद पाई स्टार 2py में भी 1 जाएगा। इसे डायग्राम से समझते हैं। तो ये हमारे O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो हमने क्या कहा कि 2 ऑक्सीजन के एटम मिलके क्या बना रहे हैं, O2 मॉलिक्यूल, है ना। तो O2 मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम देखते हैं तो ये 2 टाइप से प्राप्त होते हैं। क्योंकि जितने संख्या में हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पर 2 हमारे एटम से, तो हमें यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहा है। तब यहाँ पर हमारे पहला जो ऑर्बिटल बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब हम इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते चलेंगे तो सबसे पहले एक ऑक्सीजन के एटम के लिए हम इलेक्ट्रॉन फिल करें तब बात करेंगे। किसी भी एक साइड का ले लेते हैं, जैसे इस साइड से। यहाँ पर हमें पता है ऑक्सीजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8। तो यहाँ पर 1s में जाएंगे 2, 2s में जाएंगे 2, 2p में जाएंगे 4। यहाँ पे टोटल हो गए 8। इसी प्रकार इस साइड भी 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। O2 मॉलिक्यूल है, इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन फिल करें तो बॉन्डिंग वाले
सिग्मा 1s में जाएंगे 2, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में जाएंगे 2 जो कि बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार 2s में जाएंगे 2, ये एंटी बॉन्डिंग है। फिर सिग्मा 2pz जो कि बॉन्डिंग है, इसमें जाएंगे 2, सिग्मा 2px और सिग्मा 2py दोनों में जाएंगे 2। तो यहाँ पर फिर बचा हमारे पास एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट, तो इसमें सिग्मा स्टार 2pz हमारा वेकेंट रहेगा। फिर उसके बाद जो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होने चाहिए। तो हम गिन लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 15 16। आगे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है NB मीन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस NA मीन्स प्रति आबंधी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और अपॉन में हो जाता है 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी संख्या 10 है और जो एंटी बॉन्डिंग थे उनकी संख्या 6 है, अपॉन में 2। तो यहाँ पे 4/2 = 2। तो यहाँ पे हमें O और O के बीच डबल बॉन्ड प्राप्त हो जाता है और O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जो हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, मैंने बताया था ये लोअर वाले जितने भी है ये सब हो जाते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और जो ये ऊपर साइड स्टार में दिए हैं ये हो जाते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो हमारे पास बॉन्डिंग होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स 10, 2 4 6 8 10। तो ये हो गए हमारे 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 हमें चाहिए एंटी बॉन्डिंग, तो कितने हो जाएंगे 2 4 और ये 6। तो इस प्रकार हमने बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लिया और ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें आप इसकी थ्योरी भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में बताना ज़रूरी भी नहीं है। अब इसमें हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था एरोमेटिसिटी पर टिप्पणी लिखिए। एरोमेटिसिटी को हम सॉल्व करें तो एरोमेटिसिटी ग्रीक भाषा का शब्द है। एरोमा अर्थात तीक्ष्ण गंध से उत्पन्न हुआ है। अतः एरोमेटिक कंपाउंड उन कंपाउंड को कहते हैं जिनमें तीक्ष्ण गंध धुआं हो। इस सीरीज का प्रथम कंपाउंड बेंजीन है जिसका अध्ययन सर्वप्रथम फेराडे ने किया था। जैसे कि हम जानते हैं एरोमेटिसिटी ग्रीक भाषा का शब्द है और इसमें क्या होती है तीक्ष्ण गंध होती है इन कंपाउंड्स में, और इनकी तीक्ष्ण गंध के साथ ही ये धुआं भी उत्पन्न करते हैं और बेंजीन इसका जाना माना एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं एवं जिस कंपाउंड में यह गुण होते हैं उन्हें एरोमेटिक कहते हैं। आइए अब हम उन गुणों को देखते हैं। सबसे पहला आता है ये चक्रीय संयुग्मित पॉलीइन होते हैं। तो बेंजीन आपको रिंग स्ट्रक्चर में मिलता है और उसमें संयुग्मन मतलब कंजुगेशन भी देखने को मिलता है। तो ये क्या हो जाते हैं चक्रीय संयुग्मित पॉलीइन हो जाते हैं। सेकंड आता है ये एरोमेटिक सब्सटेंस क्रियाएं सरलता से देते हैं तथा ऑक्सीडेशन क्रियाओं के प्रति स्थायी होते हैं। फिर थर्ड आता है कंपाउंड जितनी सरलता से प्रतिस्थापन क्रियाएं देता है वह उतनी ही आसानी से अधिक एरोमेटिक होते हैं। मीन्स कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिक होगा अगर इजीली प्रतिस्थापन क्रियाएं दे रहा है तो उतने ही इजीली वह एरोमेटिक होगा। फोर्थ आता है इनका स्थायित्व अधिक होता है और इनकी दहन उष्मा क्या होती है कम होती है और हाइड्रोजनीकरण उष्मा भी कम होती है। फिफ्थ पॉइंट आता है ये प्लेनर में होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के मध्य आबंध कोण कितना होता है 120 डिग्री और कार्बन परमाणु sp2 ओवरलैप्ड होकर एक तल में सामान्य हेक्सागोन की आकृति बनाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है इनमें प्रत्येक sp2 कार्बन एटम में एक संकरित p कक्षक होते हैं जो कि चक्र के
तल के लंबवत होते हैं। 7th पॉइंट देखिए तो एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हम देखते हैं बेंजीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हो जाएगा नेप्थेलिन एंड एंथ्रेसिन। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। कुछ साइक्लिक कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड तथा डबल बॉन्ड होता है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हकल नियम के अकॉर्डिंग होती है, उनमें एरोमेटिक गुण नहीं पाया जाता है। मीन्स ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड तो होता है और डबल बॉन्ड भी होता है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हकल नियम के अकॉर्डिंग होती है, तो उनमें एरोमेटिक गुण नहीं पाया जाता। इसके एग्जांपल्स आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन। एक एग्जांपल लिखना पर्याप्त होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ कंपाउंड जो हकल नियम को नहीं मानते फिर भी एरोमेटिक होते हैं, जैसे डाइफेनिलीन, पिरिडीन, एड्स। तो यहाँ पर हमारी एरोमेटिसिटी कंप्लीट होती है। ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी गई थी। इसके बाद हम चलते लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर। इनमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दक्षता ऊर्जा आरेख को समझाइए। तो इसमें आप किसी भी एक एग्जांपल को लेकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को समझा सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर शोर बहुत है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा आया था एक्सप्लेन द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें मैंने जैसे बताया आपको, कोई भी हम एग्जांपल लेकर समझा सकते हैं। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो हम पहले सिंपल से एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो हाइड्रोजन अणु के प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु में 1s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि सिग्मा 1s आणविक कक्षक में रहेंगे। अतः हाइड्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न होगा। हाइड्रोजन अणु मीन्स यहाँ पर बात हो रही है 2 हाइड्रोजन के मिलने से जो H2 बनता है उसकी बात हो रही है। तो एक हाइड्रोजन में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर 1 आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर दोनों साइड के 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिले तो इन्होंने मिलके क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया H2। तो इस H2 में जो हमें बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल में मिलेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलेंगे। इसका डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं। ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम निकालें आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर, तो जैसे मैंने बताया था बंदी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो यहाँ पे बॉन्डिंग में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग में कोई दिख रहे हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 - 0 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 हो जाएगा 1। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से अटैच रहेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड द्वारा बंधे हुए होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह मॉलिक्यूल प्रतिचुंबकीय मीन्स डाईमैग्नेटिक है ना। जहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। पर यहाँ पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक। इस अणु की आबंध वियोजन ऊर्जा हो जाती है 458 kg प्रति मोल तथा आबंध लंबाई हो जाती है 0.74 एंगस्ट्रॉन। सेकंड एग्जाम्पल में आप कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, जैसे N2O2 एड्स है ना, जो भी आपको लेना हो। O2 मैंने पहले डिस्कस किया, आप उसको लॉन्ग आंसर टाइप में बनाकर लिख सकते हैं थियोरिटिकली। यहाँ पर हम N2 लेते हैं। नाइट्रोजन, प्रत्येक नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए N2 एटम में कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अतः N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2py, पाई 2px, इनमें 2, फिर सिग्मा 2pz में 2। चूँकि सिग्मा 1s एंड
सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्रमशः बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है, इसीलिए इन कक्षकों का प्रभाव निरस्त किया जा सकता है। 1s कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स को K के द्वारा शो किया जाता है, अतः नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे पास 1s और दूसरा वाला 1s है, मतलब एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो इन्हें निरस्त कर दिया जा सकता है, इसलिए इन्हें क्या लिखेंगे, हम K लिखेंगे। तब इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p y2 पाई 2px2 सिग्मा 2pz2। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले से ही बता सकते हैं कि इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2 4 6 8 और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2। यहाँ पर कहा गया है कि स्पष्ट है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 8 तथा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे हम आबंध कोटि निकाल लेंगे, 8 - 2/2 हो जाएगा 3। तो N और N के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। उच्च आबंध कोटि बताती है कि N2 अणु की आबंध ऊर्जा उच्च होनी चाहिए। इसका प्रायोगिक मान 945 kJ मोल होता है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। इसका हम डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है N2 का डायग्राम। ये एक N एटम है, दूसरा N एटम है। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन फिल करें तो 2 4 5 6 7। इसी प्रकार इस साइड भी 7। और जब हम इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, तो N2 में हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो देख लेते हैं, 1s में तो हमने के मान लिया था। अब 2s में देखते हैं, सिग्मा 2s में 2 हो जाएंगे, सिग्मा स्टार 2s में 2 हो जाएंगे, फिर पाई 2pz में 2, पाई 2py में 2, सिग्मा 2pz में 2। इसके बाद पाई स्टार 2px में और पाई स्टार 2py में वेकेंट रहेंगे, और इसी प्रकार सिग्मा 2pz भी खाली रहेगा। तो ये हो जाता है हमारा N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। लॉन्ग आंसर में सेकंड क्वेश्चन था, एमओ की सामान्य कार्बनिक तंत्र के द्वारा ब्यूटाडाइइन को समझाइए। तो यहाँ पर हम 1,3-ब्यूटाडाइन को डिस्कस करें तो इसे हम एफएमओ थ्योरी में भी देख चुके हैं, उससे इसे हम इजीली समझ भी सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हमें पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो यहाँ पर इजीली रोटेशन हो सकता है, लेकिन इस केस में ब्यूटाडाइन की केस में यहाँ पर रोटेशन नहीं होता है। इसका कारण है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन की वजह डीलोकेलाइजेशन की वजह से कार्बन कार्बन के बीच फ्रीली रोटेशन नहीं हो सकता है, और जो डीलोकेलाइजेशन होता है वो होता है कंजुगेशन के दौरान। इसलिए यहाँ पर रोटेशन में बैरियर ऑफ रोटेशन हमने लिखा है, इसी के लिए लिखा है कि इन दोनों कार्बन के बीच इजीली फ्रीली रोटेशन नहीं होता है। इसके बाद हम 1,3-ब्यूटाडाइन का ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो इस प्रकार बनता है। यहाँ पर एक लोब पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होते हैं 4 1,3-ब्यूटाडाइन में, तब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से हो जाएगा। फिर इसे अगर हम पाई ऑर्बिटल डायग्राम में कार्बन के साथ देखें तो इस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए ये दोनों लोब आपको देखने को मिल रहे हैं, तो एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होता है, और इनमें एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके बाद जो मेन डायग्राम बनेगा हमारा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ब्यूटाडाइन, वो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर पी ऑर्बिटल को सेपरेटली बना लिया जाता है। इसमें हमें ये डायग्राम देखने को मिल रहा है ब्यूटाडाइन के लिए, तो इसमें इन सभी में एक एक
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए नीचे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ दर्शाया गया है। तो ये डायग्राम हो जाएगा 4 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ब्यूटाडाइन। अब हम इसे 4 केसेस में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे। अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें π1 इसे देखें तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी होगी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और इसमें कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं होता है। नोड निकालना मैंने आपको एफएमआर थ्योरी में बताया था। तो यहाँ पर नोड जो psi1 की वैल्यू होती है 1 - 1 = 0 हो जाती है, इसलिए नोड क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। इसलिए इसे कहते हैं +VE ओवरलैपिंग, मीन्स पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो ऑल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद हम π2 में देखें तो इसमें भी डबल बॉन्ड है। नोड देखें तो नोड कितना हो जाएंगे, 2 - 1 = 1 नोड हो जाएगा। तो वो नोड को हम बीच में लगा देंगे। नोड लगा देने पर क्या हो जाता है, ये दोनों लॉब्स पॉजिटिव थे तो नोड लगा देने पर ये अपोजिट हो जाते हैं। जैसे ऊपर पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ से नोड लगा है उसके जस्ट बाद वाला। फिर यहाँ पे नोड नहीं है तो कंटिन्यू यही क्रम चलेगा। फिर यहाँ पर एक नोड प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 2 कंस्ट्रक्टिव और 1 डिस्ट्रक्टिव। तो जो अधिक मात्रा में है उसी की वैल्यू हम मानते चलते हैं। तो दोनों जो ये psi1 और psi2 है ये किस में आ जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इधर नॉन बॉन्डिंग होता है, इसके ऊपर हो जाता है एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन नोड 2 आ जाएंगे। 3 - 1 = 2 नोड्स। तो 2 नोड्स हमने लगा दिए। 2 नोड्स लगा देने पर एक कॉन्स्ट्रक्टिव और 2 डिस्ट्रक्टिव हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार π4 में चूँकि एंटी बॉन्डिंग है, π4 में 4 - 1 = 3 नोड प्रेजेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारे जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ऑल इंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस प्रकार हमारे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम बनता है ब्यूटाडाइन के लिए। फिर जैसे कि मैंने एफएमओ थ्योरी में आपको बताया था 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए अलग अलग सिचुएशन, इससे आप इसे डिफाइन भी कर सकते हैं।